गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि एकदम फिट होंगे। और अब तक हमने वर्ल्ड हिस्ट्री में पुनर्जागरण, प्रबोधन और समाजवादी विचारधाराओं का पढ़ा, और ये एकदम से आइडियोलॉजिकल चैप्टर्स रहे हैं, है ना। आज हम लोग अमेरिकी क्रांति और संविधान के संदर्भ में पढ़ेंगे। जैसा कि लिखा हुआ है, अमेरिकन क्रांति एवं संविधान एक बड़ा पोर्शन है, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री में पहले तो ये कहा जाता था कि केवल क्रांतियाँ पढ़ लीजिए, कारण परिणाम स्वरूप पढ़ लीजिए, तो 2 क्वेश्चन मिलना फिक्स है। यानी अमेरिकी क्रांति, रूस क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, अगर आप जानते हैं तो इससे इर्द गिर्द और इससे जुड़ी घटनाओं को भी अगर आप ठीक से जोड़ लें तो 1-2 क्वेश्चन तो आ ही जाता है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। तो आइए देखें कि अमेरिकी क्रांति और संविधान पढ़ने में हमें किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, क्या हमारा सिलेबस का डिमांड है। देखिए, सबसे पहले तो हमें यही देखना होगा कि अमेरिकी जो समाज का निर्माण हुआ वो कैसे हुआ। अमेरिकी समाज कैसा था, या अमेरिका का निर्माण कैसे हुआ। अमेरिकी समाज की संरचना ये किसी सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब तक आप सोसाइटी के स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे तब तक शायद आप बेहतर ढंग से नहीं कर पाएंगे। फिर हम देखेंगे कि अमेरिकी जो क्रांति हुई, अमेरिकी क्रांति के कारण क्या थे। एक एक कारण पे, एक एक सेगमेंट पे टिप्पणियां पूछा जाता है, आप लोग देखिएगा, अमेरिकी क्रांति के कारण। इसके बाद हम लोग देखेंगे अमेरिकी क्रांति का स्वरूप, अमेरिकी क्रांति का स्वरूप। और इसमें एक बड़ा वैचारिकी वाला मामला आता है जब हम स्वरूप डिस्कस करेंगे उसमें, कि क्या अमेरिकी क्रांति भी थी कि नहीं। क्या अमेरिकी क्रांति थी या नहीं, क्रांति थी या नहीं। और जब हम ये सवाल पूछ रहे हैं तो जाहिर सी बात है, मुद्दा ये होगा कि जो लोग अमेरिकी क्रांति को क्रांति नहीं मानेंगे वो ये पूछेंगे कि अमेरिकी क्रांति कम थी और स्वतंत्रता संग्राम अधिक थी। उसके बाद आपको बताऊं कि अमेरिकी क्रांति के परिणाम स्वरूप अमेरिका का जो गठन हुआ वो हुआ ही। हम लोग ये भी देखेंगे कि फिर अमेरिकी संविधान कैसे बना। अमेरिकी क्रांति का परिणाम पहले देख लिया जाए, कारण परिणाम, हमें स्वरूप। हमेशा क्रांतियों के संदर्भ में अगर देखा जाए, परिणाम या प्रभाव दीर्घकालिक दृष्टिकोण से, परिणाम तात्कालिक होता है। हमेशा कारण, स्वरूप और परिणाम, ये 3 ऐसा सेक्शन है जो हमेशा से क्वेश्चन पूछा जाता है, सेगमेंट। इसके बाद हम ये देखेंगे कि अमेरिकी जो संविधान बना, क्या मुद्दे थे उसमें, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थीं अमेरिकी संविधान। और आप जानते रहिए, आजकल जब आप सेकंड पेपर पढ़ेंगे तो सेकंड पेपर में आप ये देखेंगे कि वहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अदर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंपैरिजन भी पूछा गया है, और उसमें अमेरिका से भी पूछा जाता है। तो अमेरिकी संविधान की सामान्य विशेषताएं आप जानते रहेंगे तो वहाँ से भी आप जानेंगे। फिर अमेरिकी गृह युद्ध होगा, एक अमेरिकी गृह युद्ध होगा, राइट। तो हमें अमेरिकी क्रांति एवं संविधान के संदर्भ में इतने सारे सेगमेंट पे देखना है, तो ये क्लास लंबी होने वाली है ना। और इस डिफरेंट सेगमेंट पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं अमेरिका का निर्माण कैसे हुआ। एक एक बिंदु को हम लोग टेकअप करते हुए चलते हैं, राइट। तो शुरुआत करें, अमेरिका का निर्माण कैसे हुआ। आप लोग अमेरिका को तो देख रहे हैं, उत्तरी अमेरिका की बात कर रहा हूं मैं, है ना। वास्तव में जब 15वीं-16वीं शताब्दी में वाणिज्यवादी विचारधारा चल रहा था, राइट,
और उस वाणिज्यवादी विचारधारा के अंतर्गत यूरोप के विभिन्न सारे जो नाविक थे वो सारे के सारे लोग जो है क्या कर रहे थे कि दुनिया के नए नए क्षेत्रों की खोज कर रहे थे। नई दुनिया की खोज हमने आपको चर्चा किया भी। तो उसमें एक नाम आता है कोलंबस का। और कोलंबस खोजने तो चला था भारत की तरफ यात्रा, लेकिन वास्तव में उसने अमेरिका की खोज की। और अमेरिका का जो अमेरिका नाम पड़ा वो इटली का एक यात्री था अमेरिगो वेस्पुसी, उसके नाम पर ये नाम अमेरिका पड़ा। यानी जो आप अमेरिका का पार्ट देखते हैं, ये है ना, ये साउथ अमेरिका, ये आप मोटा मान लीजिए, ये अमेरिका की जो बात कर रहे हैं आप। इधर ऊपर कनाडा है, ये देख रहे हैं कनाडा, और ये आपका यूएसए है, ये आपका अटलांटिक है, ये यूरोप है। मोटा आपकी बात कर रहे हैं, मैप की बात न बनाने की ज़रूरत है, न ये करने की, है ना। ये ऑस्ट्रेलिया द्वीप आप बना लिए। तो वास्तव में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, कोलंबस ने। और अमेरिगो वेस्पुसी का नाम आता है, जिसमें ये प्रायद्वीप का नाम अमेरिका पड़ा। अमेरिका और कनाडा इसके मूल दो देश आपके पास हैं। ये अलास्का वाला रीजन है, मैप में आप इसे देखिएगा, राइट। यह आपको मैक्सिको दिखाई देगा। उस समय चांदी का एक बहुत बड़ा केंद्र था यहाँ पे मैक्सिको में। तो कोलंबस ने इसकी अमेरिका की खोज की थी। वास्तव में जब अमेरिका की खोज कोलंबस ने की, और तो ऐसे समय में जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, तो अमेरिका के मूल निवासी कौन थे, सोसाइटी की बात हम कर रहे हैं। तो अमेरिका के जो मूल निवासी थे उन्हें रेड इंडियंस कहा जाता था, रेड इंडियंस। और ये एक तरह से आदिवासी समाज थे, आदिवासी समाज। पृष्ठभूमि में इन चीज़ों को जानिए, क्लियर है। तो जैसे ये आए वैसे ही रेड इंडियंस अलास्का की तरफ या उत्तर पश्चिम की तरफ आगे बढ़ते चले गए। और इन क्षेत्रों में क्या हुआ, विभिन्न यूरोपीय शहरों का विकास हुआ। शुरू में 13 हुआ, अब तो बहुत सारे हो गए, क्लियर। अगर आप संरचना देखेंगे तो ये जितने भी किनारे वाले शहर हैं, ये सब पूरा यूएसए संसाधनों की दृष्टि से देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण रहा। और जो लोग ब्रिटेन फ्रांस से ये मान लीजिए ब्रिटेन को वाले सेक्शन को रख लिया जाए, ब्रिटेन नहीं, ये क्या कहते हैं, ग्रीनलैंड वाले सेक्शन को देखा जाए, ब्रिटेन, फ्रांस, डेनमार्क, ये सब यूरोपीय जो कंट्रीज थी, ये सारे के सारे लोग इधर उस समय व्यापारिक मार्गों की खोज के समय अमेरिका आ रहे थे। आपने देखा कि भारत भी गए, ऑस्ट्रेलिया भी गए, दक्षिणी पूर्वी एशिया भी गए। तो अमेरिका का जो निर्माण हुआ, जो वर्तमान अमेरिका आपको दिखाई देता है, वो उन वाणिज्यवादी समूह के द्वारा बना जो कि अपने विकास के लिए, संसाधनों की खोज के लिए नई दुनिया की खोज कर रहे थे, राइट। अब जरा सोचिए कि ये 15वीं 16वीं की बात है, अमेरिकी क्रांति हुई 18th सेंचुरी में, है ना। तो जो लोग अपना देश खोज करके इन क्षेत्रों में आ रहे थे, वो उनकी विचारधारा क्या रही होगी। जो नए नए शहर बस रहे थे यहाँ पे, वो क्या थे, जो व्यापारिक समूह थे, या व्यापारिक समूह या सामाजिक समूह भी कह सकते हैं, या जो सामाजिक समूह थे जिन्होंने अमेरिका का निर्माण किया, वे अत्यंत प्रगतिशील थे,
थे ना, और साथ ही साथ प्रगतिशील होने के साथ साथ साहसी भी थे, भौतिकवादी थे। आप समझ लीजिए कि जो व्यक्ति अपने नेशन को छोड़ सकता है विकास के लिए, तो निश्चित रूप से उसके लिए इकोनॉमिक या भौतिकवाद जो फिजिकल स्टेटस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपको बताऊं 13 नगरों का उपनिवेश की स्थापना हुई थी, और इसमें सब पहला नाम जो आता है जेम्स टाउन का आता है। जेम्स टाउन शहर पहला स्थापित हुआ था, 16वीं 17वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं। पहला जो शहर बसा यूरोपियों के द्वारा जो बनाया गया, पहले जो शहर का नाम था वो था जेम्स टाउन, और क्रिस्टोफर लियोपोल्ड ने बनाया था। क्रिस्टोफर लियोपोल्ड ने बनाया था। और ये जो टाउन था, जो नगर था, वो था क्या, जेम्स टाउन। और फिर धीरे धीरे 13 नगरों की स्थापना हुई अमेरिका में, राइट। तो अमेरिकी समाज की संरचना आप देख रहे हैं, और इसमें आपको थोड़ा सा और भी तस्वीर क्लियर करूं कि इसमें किसी एक देश के लोग नहीं थे, इसमें एक देश के लिए नहीं थे, बल्कि एक देश के नहीं, बल्कि आप देखेंगे कि ब्रिटेन, फ्रांस, है ना, हॉलैंडर्स, अदर्स कर लीजिए, हॉलैंडर्स प्लस अदर यूरोपियन कंट्रीज, यानी एक मिला जुला अदर यूरोपियन कंट्रीज के लोग थे, राइट। और अगर आप हमसे पूछेंगे कि सर अमेरिकी समाज की संरचना, ठीक है कि विभिन्न देशों के लोग थे, विभिन्न राष्ट्रीयताओं के लोग थे, लेकिन सबकी सोच एक समान थी कि वो इसलिए अपने देश को सोच रहे हैं कि वे सामाजिक उन्नति करेंगे, भौतिक उन्नति करेंगे। क्लियर है? तो ऐसी स्थिति में कितना क्या कॉम्बिनेशन था, तो आपको बताता हूं। इस पूरी सोसाइटी में अगर देखा जाए तो 90% ब्रिटिशर्स थे, और 10% जो लोग थे वो क्या थे, अदर्स लोग थे। यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि सर ये ब्रिटिश डोमिनेंट सोसाइटी रही होगी। क्लियर है? एक बात और भी बता दें, यूरोप की राजनीति में फ्रांस और ब्रिटेन हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट रहते थे, राइट। जब यहाँ विकास हुआ, आपने देखा कि ये ऊपर कनाडा है और नीचे यूएसए है, तो कनाडा में फ्रांसीसियों का ज़्यादा प्रभाव था, और यूएसए में किसका था, ब्रिटिशर्स का प्रभाव था। अब जब आगे चल करके अमेरिका का विकास हुआ, तो एक और दृष्टि से देखिए, जो समुद्र तट से अटलांटिक से लगा हुआ था, यानी पूर्वी और उत्तरी अटलांटिक, इसमें औद्योगिक समूह लोग थे, है ना। रिसोर्सेज तो पूरे यूएसए में है, लेकिन जो दक्षिण और पश्चिम के लोग थे, वो मुख्यतः कृषि विकास के लोग थे, कृषि के लोग थे। यहाँ पे दास्ता थी, दासों को बना करके दास बेचे भी जाते थे, दासों को ले आ करके यहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता था। यानी जो अमेरिकी समाज था, आप देखिएगा, अमेरिकी समाज एक जैसा नहीं था, विभिन्न सामाजिक समूह थे। अगर आर्थिक हितों की दृष्टि से देखा जाए, अगर आप आर्थिक हितों की दृष्टि से देखेंगे, तो आर्थिक हित दृष्टिकोण भी, आर्थिक हित भी अलग अलग थे। एक बार फिर समझिए, क्योंकि इसी अमेरिकी क्रांति में अलग अलग थे, अलग अलग व्यवस्थाएं थी। जब यहाँ पे बागानों और कृषि का विकास दक्षिण एरिया में हुआ, तो कुछ पूंजीपति लोग इंग्लैंड के ही थे, उन्होंने पैसा लगाया, ऋण बांटे, और दासों को रख करके एग्रीकल्चर करना शुरू किया। तो क्रांति से पहले का अमेरिका कुछ इस प्रकार था, राइट। बात, तस्वीर क्लियर हो गई, कनेक्ट हो गई, जरूर कनेक्ट हुई होगी आपसे। अब जरा इसी का सीन 2 देखते हैं। सीन 2 ये देखते हैं कि जब अमेरिका का विकास हो रहा था, उस समय ब्रिटेन की सत्ता क्या थी, क्राउन में थी।
क्राउन थी, आप जानते हैं एलिजाबेथ ने भी भेजा था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन 1688 में ब्रिटेन में एक संसदीय क्रांति होती है, जिसको हम लोग कहते हैं शानदार क्रांति, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन होता है। और 1688 की ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बाद ब्रिटेन में संसद की स्थापना हो जाती है, राइट। और सारे अधिकार प्रधानमंत्री को दे दिए जाते हैं। और यहीं से दृष्टिकोण का अंतर हो जाएगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री को यह लगेगा कि अमेरिका एक उपनिवेश है, यहां से हमको पैसा ले आना चाहिए, यहां के संसाधनों पर ब्रिटेन का अधिकार है। और जो लोग यहां पे बस जाएंगे, उनको ये लगता था कि हम संसद के कहने पर, प्रधानमंत्री के कहने पर यहां नहीं आए हैं, हम क्राउन के अधिकार पत्र से आए हैं, हम क्राउन के माध्यम से आए हैं। तो अगर क्राउन इंग्लैंड में संसद की स्थापना कर सकता है तो उसे यूएसए में भी करना चाहिए, राइट। और वो ये भी कहेंगे कि हमारे ऊपर आपको कर लगाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारा प्रतिनिधित्व संसद में नहीं है। यानी अमेरिकी क्रांति को जब आप देखेंगे तो बड़ा अजीबोगरीब टाइप का दिखाई देगा कि इंग्लैंड के ही रहने वाले लोग इंग्लैंड के खिलाफ एक नया राष्ट्र बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके हित और इंग्लैंड के हित आपस में टकराने लगे थे। बात समझिए, आर्थिक हितों की टकराहट की वजह से क्रांति हुई थी। इसे आप दूसरे शब्दों में लें कि जो व्यक्ति 15th 16th सेंचुरी में आर्थिक विकास के लिए, भौतिक विकास के लिए अपने राष्ट्र को छोड़ सकता है, क्या वो व्यक्ति इंग्लैंड के अगेंस्ट क्रांति नहीं कर सकता है? एकदम कर सकता है। वो भी ऐसी परिस्थिति में जब उससे ब्रिटेन से लगाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। वैसे भी आप सोच लीजिए कि आप अमेरिका में जाकर के बस जाइए, आपका लगाव लगा रहेगा, हो सकता है आपके बच्चों का भी लगाव लगा रहे, आते जाते इंडिया रहे, लेकिन एक दो पुश्त बीत जाने के बाद आपको क्या लगता है कि वो खानदान इंडिया आना चाहेगा? एकदम नहीं आना चाहेगा। उसके सारे इकोनॉमिक हित जो है वहाँ पे, उसका कल्चर भी वही सा मिलता जुलता रहेगा। यानी अमेरिकी क्रांति एक ऐसी क्रांति थी, एक ऐसी क्रांति थी जो कि अपने ही राष्ट्र के खिलाफ वाणिज्यिक हितों का विरोध करते हुए, वाणिज्यिक टकराहट की वजह से एक नए क्रांति का, एक नए राष्ट्र का निर्माण करना चाहती थी। दिमाग में बैठा, ये ऐसा हमारा अमेरिकी समाज था, अमेरिकी सोसाइटी थी। क्लियर है? और एक मज़ेदार बात आपको बताऊं, अमेरिकी क्रांति का इम्पोर्टेंस इस दृष्टि से भी दिखाई देता है कि अमेरिकी क्रांति की वजह, अमेरिकी क्रांति ने सबसे पहले राजतंत्र का एक विकल्प दिया। यानी फर्स्ट जो डेमोक्रेटिक नेशंस है, आज क्या है, आज लगभग बहुत सारे जगहों पे डेमोक्रेसी है, राजतंत्र नाम मात्र का बचा हुआ है। तो इसमें शुरुआत लोकतांत्रिक मूल्यों की, देश में, दुनिया में, विश्व में कहीं भी संविधान बना तो उस पर अमेरिकी क्रांति का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसलिए अमेरिकी क्रांति का इंपॉर्टेंस है। तो समझ में आ गई कैसी सोसाइटी थी। हम जानते हैं कि आप लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी एक टीचर की वजह से आपको बता दे रहा हूं कि क्रांति और परिवर्तनों में आपको पता होगा, परिवर्तन धीरे धीरे होता है, क्रमिक होता है। क्रांति का संदर्भ होता है कि आमूलचूल परिवर्तन होता है। वास्तव में क्रांति उस समय की समस्त समस्याओं का समाधान होती है जो उस समय समाज के समक्ष रहते हैं। उस समय अमेरिकी समाज के पास कौन सी समस्या, कौन से प्रश्न रहे होंगे? जाहिर सी बात यह कि उनके वाणिज्यिक हित सुरक्षित कैसे रहेंगे, उनका राजनीतिक ढांचा कैसा होगा, उनके सामाजिक आदर्श कैसे होंगे, उनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, इन सारे प्रश्न रहे होंगे तत्कालीन अमेरिकी समाज के समक्ष। और इन सभी प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करेगी कौन? अमेरिकी क्रांति। कभी कभी कुछ प्रश्न निरुत्तर रह जाते हैं। अमेरिकी क्रांति के साथ भी ऐसा हुआ कि कुछ प्रश्न निरुत्तर रह गए और अंततः उसी प्रश्न को खोजने के लिए फिर क्या हुआ? गृह युद्ध लड़ना पड़ा। कुछ बात समझ में आ रही है? ये गोल मटोल होता चला जा रहा है, राइट? क्लियर? बहुत जल्दी हम लोग लाइव कन्वर्सेशन की बात करेंगे और
फ़िलहाल तो हम प्रॉमिस कुछ कर ही नहीं रहे हैं। आप बस इस बात को अगर ना समझ में आएगा तो एक दो बार पढ़िएगा और हमसे ज़रूर इस बात को टेकअप करिएगा, बताइएगा। जितनी जल्दी आप प्रतिक्रिया देंगे उतना जल्दी हम आपको ये बता सकेंगे कि अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो हम उसको रिवाइज भी कराएंगे, राइट। हम अपनी क्या कहते हैं कि इस कमिटमेंट से कि आपको जो है सबसे अच्छे क्वालिटी का इतिहास या एक क्वालिटीफुल स्टडी कराई जाए, इससे पीछे नहीं, कभी नहीं हटेंगे। तो फिलहाल अमेरिकी सोसाइटी को आप लोगों ने देख लिया। अब आइए हम बात करते हैं अमेरिकी क्रांति के कारण। अमेरिकी क्रांति के कारण देखो, एक सिंपल अमेरिकी क्रांति के कारण की अगर हम बात करें, कई दृष्टिकोण से एक ही सवाल को कई तरीकों से लिखा जा सकता है। अमेरिकी क्रांति के कारण जब आप कुछ नहीं समझ में आते हैं तो हम लोग ये बात करते हैं कि अमेरिकी क्रांति या किसी का कारण देखना हो तो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक देख लेते हैं, या कई बार आर्थिक अर्थव्यवस्था से राजनीति, राजनीति से संस्कृति एक दूसरे से कोरिलेटेड हो जाता है तो आगे पीछे भी किया जा सकता है। इसलिए हम लोग इंटरकनेक्शन पे बहुत बल देते हैं कि कौन सी चीज़ें कैसे इंटरकनेक्ट हो रही हैं। वास्तव में अगर आप देखें, अगर कारण की बात करें, पहले तो हम लोग बिंदुवारी देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगर अमेरिकी क्रांति के कारण को अगर देखा जाए तो वास्तव में सैद्धांतिक मतभेद बहुत था, यानी वैचारिकी का आप कह सकते हैं कि अमेरिका, और एक एक पॉइंट को खूब प्रेम से देखते रहिए, अमेरिका और इंग्लैंड के या ब्रिटेन के नेताओं के बीच विचारधारा या वैचारिकी स्तर पर, आइडियोलॉजिकल स्तर पर, वैचारिकी स्तर पर मतभेद था, वैचारिकी स्तर पर मतभेद था। क्लियर हो गया? कैसे? शुरुआत करते हैं। देखिए, जो ब्रिटेन के लोग थे, ब्रिटेन लिखें, इंग्लैंड लिखें, कोई बात नहीं, ये क्या करते थे? अमेरिका को उपनिवेश मानते थे, अमेरिका को उपनिवेश मानते थे। सारा बवाल का मामला यही था। और जो अमेरिकी लोग थे, अमेरिकी जो समुदाय था, अभी तो राष्ट्र नहीं बना, लेकिन जो अमेरिकी समुदाय था वो स्वयं को क्या मानता था कि ब्रिटिश समाज के समकक्ष मानता था। ब्रिटिश समाज के समकक्ष वो कहता था कि हम समकक्ष मानता, तो कहता था हम बराबर हैं अमेरिकी समुदाय के। उसके पीछे कारण ये था कि वो संसद का नियंत्रण ही नहीं मानते थे, क्योंकि उसको लगता था कि अगर उनका ये तर्क था कि भाई अगर ब्रिटेन में संसद बनी तो हमारे लिए भी बनना चाहिए, क्योंकि हम क्राउन के अधीन आए थे यहाँ पे समाज का विकास करने के लिए। मतभेद यहाँ तक था, वे कहते थे कि भाई अगर आपको हमसे पैसे की ज़रूरत है, आप हमसे वैसे मांग लीजिए, अनुदान हम दे देंगे, ग्रांट कर देंगे, आप हमारे फैमिली के हैं, हम आपसे जुड़े हुए हैं, लेकिन आप हमसे कर लेंगे, हमारा शोषण करेंगे तो ये बात नहीं है, क्योंकि हमारा और आपका समानता का सिद्धांत है। राइट? आगे और बताता हूं क्या था। खास करके 1688 में, आप जानते हैं 1688 में ब्रिटेन में एक शानदार क्रांति हुई। ब्रिटेन में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ, शानदार क्रांति हुई, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन
हमने ऐसे लिख दिया, आप ना लिखिएगा, आप लिखिएगा शानदार क्रांति, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ और सारे अधिकार संसद को गए, संसद या सीधे कह सकते हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री को गए। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री का यह तर्क था कि भाई जब सारे अधिकार क्राउन ने दे दिए तो अमेरिका पर भी नियंत्रण करने का जो मेरा अधिकार है वो क्या है, मेरा ही रहेगा और किसी का नहीं रहेगा। अमेरिका वासियों का, अमेरिकियों का यह तर्क था कि उनके लिए क्राउन संसद का निर्माण करे, उनके लिए क्राउन संसद का निर्माण करे। हम अभी तत्कालीन अमेरिकी की राजनीतिक व्यवस्था को भी देखेंगे कि कैसे गतिरोध आएगा, राइट। और यही नहीं, ये भी कहा गया कि चूंकि अमेरिकी समाज का, अमेरिकी समुदाय का, ब्रिटिश संसद में प्रतिनिधित्व नहीं है, एकदम शुद्ध विचारधारा की बात हो रही है, ब्रिटिश संसद में प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए संसद को कर लगाने का अधिकार नहीं है। और आपको बताऊं, ये नारा दिया गया नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कर के बिना अधिकार नहीं, राइट। जाहिर सी बात है, कुल मिलाकर के वाणिज्यवादी दृष्टिकोण से जो सिस्टम था वो अमेरिका और ब्रिटेन के हित टकरा रहे थे, इसलिए ऐसे मुद्दे उभर करके आने थे, राइट। अब आपको बताऊं, अगर उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था को देख लिया जाए तो प्रशासन जो ब्रिटेन का था, यूएसए का, ब्रिटेन का तो आप जान ही रहे हैं, क्रांति हो चुकी थी, क्राउन था प्लस वहाँ की संसद थी। अगर हम अमेरिका की व्यवस्था देखें, अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था जो थी, अमेरिकी प्रशासनिक व्यवस्था, जैसे भारत में था उसी तरह से गवर्नर जनरल और कार्यकारिणी होती थी, गवर्नर जनरल एवं कार्यकारिणी थी, राइट। और उसके बाद विधायी परिषद, एक था विधायी परिषद था। इसमें गवर्नर जनरल और कार्यकारी की जो परिषद थी वो क्राउन के द्वारा नियुक्त होता था, और विधायी परिषद जो था वो क्या था कि इसमें स्थानीय लोग चुने जाते थे, लोकल चुनाव, इलेक्शन होते थे। आप स्थिति को समझ सकते हैं कि जो स्थानीय लोग रहेंगे वो अपनी बातें रखना चाहेंगे,
जो भी ये कानून करते थे गवर्नर जनरल एवं कार्यपालिका उसको क्या करती थी, वीटो कर देना चाहती थी। और यहीं से जो अंतर्विरोध आपको दिखाई देना होगा और प्रशासनिक ढांचे में भी अवरोध आएगा और वह एक क्रांति का एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। क्लियर? पॉलिटिकल सिस्टम आपने देखा। अब अमेरिकी जो सोसाइटी थी, अमेरिकी समाज में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो क्रांति का समर्थन करना चाहते थे। अमेरिकी, फिर आप देखिएगा कैसे घटनाएं बदली। अमेरिकी समाज में कई वर्ग क्रांति का समर्थन कर रहे थे। जैसे जो औद्योगिक वर्ग था, औद्योगिक वर्ग का समर्थन इसलिए था क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो वास्तव में उस समय जब निर्यात एक्सपोर्ट होता था तो यूएसए के जो जहाज रहते थे वो ब्रिटेन के तटों पर जाते थे, फिर वहाँ चुंगी देते थे, फिर वहाँ से जाते थे। तो उनको लगता था कि हम जो है स्वतंत्र रहेंगे और स्वतंत्र औद्योगिक नीति से बेहतर आर्थिक विकास कर सकेंगे, व्यापार उनका बढ़ जाएगा। किसानों ने समर्थन किया। किसानों ने इसलिए समर्थन किया को कई लोगों से ऋण ले चुके थे और उनको लगा कि अगर क्रांति हो जाएगी तो जो सूदखोर महाजन थे, है ना, हमने बताया था ना कि कुछ लोग ऐसे थे, ब्रिटेन के टोरी पार्टी के लोग थे, स्पेशली वो टोरी ग्रुप ही कहा जाता है, तो वो आकर के सूदखोरी करते थे और सूदखोरी से उन्होंने एक तरह से किसानों का खून चूसना शुरू किया और ये लगता था कि अगर ये आ गए, अगर ये क्रांति हो जाएगी तो इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए किसानों ने भी अपने हितों की वजह से क्रांति का समर्थन किया, राइट। और वास्तव में अमेरिकी समाज में जो बौद्धिक क्रांति हुई है ना, उन बौद्धिक क्रांति ने भी क्या किया कि इंडस्ट्रियल बौद्धिक जो क्रांति हुई अमेरिकी समुदाय का, उस बौद्धिक क्रांति ने भी अमेरिकी क्रांति को अस्तित्व में लाया या अमेरिकी क्रांति का समर्थन किया, अमेरिकी क्रांति को प्रेरित किया। एक बात बहुत अच्छे ढंग से जानते रहिए, कोई ऐसा विचारक आपको जल्दी नहीं मिलेगा कि जो स्वयं क्रांति के झंडा को आगे लेकर के बढ़े। विचारकों की भूमिका जो होती है, चाहे वो कोई भी क्रांति हो, क्रांति जैसी परिस्थितियां रहती हैं प्लस उसकी कलम से जो आग निकलती है उससे लोग मोटिवेट होते हैं, उससे लोग प्रेरित होते हैं। और जो आपने प्रबोधन के विचारकों को पढ़ा था, प्रबोधन के विचारकों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही थी, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका का पृथक्करण, इन सारी बातों को महसूस किया जा रहा था अमेरिकी समाज में, खास करके ऐसी स्थिति में जब ब्रिटेन उसका शोषण कर रहा था। और इन विचारकों ने जब लिखना शुरू किया तो एक सामाजिक मनोदशा बनती है, सोशल मेंटेलिटी बनती है। आप जैसे मान लीजिए कि किसी समस्या के संदर्भ में कुछ सोच रहे हो और हमने एक विचार में लेख लिखा कि अगर कहीं कोई विसंगति है तो उसके खिलाफ आंदोलन होना चाहिए, तो आपको एक आत्मबल मिलेगा कि अरे सर कह रहे हैं, इसका मतलब है कि जो हम सोच रहे हैं वो सही है, और फिर आप मोटिवेट होंगे। अगर हम प्रेरित करते हैं कि आप आइए इन अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाइए, तो आप भी उसके साथ हो लेंगे। यही बौद्धिक क्रांति की हमेशा भूमिका रहती है। वास्तव में जो नाम आते हैं शुरुआती में, एक नाम आता है बुद्धिजीवियों की अगर आप बात करें तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का आता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की।
संस्थागत प्रयास था इसने, अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी। जाहिर सी बात है इस फिलोसॉफिकल सोसाइटी में जो बात किया गया वो क्या किया गया कि इसने स्वतंत्रता समानता जैसी बातें आगे करी और इसने पेंसिल्वेनिया में एक क्या कहते हैं कि एक विश्वविद्यालय भी खोला। कहाँ पे? पेंसिल्वेनिया में। पेंसिल्वेनिया में एक यूनिवर्सिटी खोली। तो जाहिर सी बात है इससे बौद्धिक विचार जो है वो क्या होंगे, आगे बढ़ेंगे। और इसने वर्जीनिया में भी आंदोलन हुआ और बेंजामिन फ्रैंकलिन के प्रयासों से समानता, स्वतंत्रता आदि सिद्धांतों का समर्थन किया गया, राइट। और बेंजामिन फ्रैंकलिन के समय आपको बताऊं कि एक नाम आता है साथ में, टॉमस पेन। और टॉमस पेन की एक किताब है, टॉमस पेन यानी जो दूसरे विचारक आप कह सकते हैं, टॉमस पेन निबंध लेखन के एक शुरुआती माने जाते हैं कि टॉमस पेन ने निबंध लेखन की शुरुआत किया। और वास्तव में इनकी एक किताब थी कॉमन सेंस, और इस कॉमन सेंस में इन्होंने जो समर्थन किया वो किसका? वो समर्थन किया कि देश प्रेम का। नाम से ही लग रहा है, देश प्रेम का आह्वान किया कि एक सामान्य दृष्टिकोण सामान्य होना चाहिए कि हम सभी लोग एक साझा लक्ष्यों के तरफ क्या हों, मोटिवेट हों। और जाहिर सी बात है वो साझा लक्ष्य क्या थे कि हम अमेरिकी समाज का विकास कर सकें। जेफरसन का नाम आता है। जेफरसन ने भी इस बात को कहा कि हमें हर हाल में स्वतंत्रता को आगे करना है, राइट। क्लियर हो गई बात? तो आप ये कह सकते हैं कि इन विचारकों ने, मैं जेफरसन का भी नाम लिख दे रहा हूँ, स्वतंत्रता का इन्होंने समर्थन किया। और इन विचारकों से स्वतंत्रता का समर्थन किया। इन विचारकों से निश्चित रूप से अमेरिकी क्रांति या अमेरिकी समाज को एक मोटिवेशन मिला कि वो क्रांति करें। क्लियर हो गई? आपने देखा, एक बार फिर से यहाँ से कोरिलेट करिए कि जो आर्थिक, जो इकोनॉमिक स्टेटस था, है ना, कैसे वैचारिक मतभेद हुए। उसके बाद आपने देखा कि ब्रिटेन में क्रांति हुई, अमेरिकी प्रशासनिक व्यवस्था को देखा, फिर सामाजिक वर्गों को देखा, और फिर यहाँ पे हमने चर्चा किया कि किस तरह से बौद्धिक क्रांति ने इस तरह का एक मनोदशा, एक फ्रेम बनाई। उसी समय एक घटना बड़ा फेमस रहा है, आप भी जानते हैं, यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध। याद आ रहा है? इसका भारतीय समाज पर भी प्रभाव पड़ा। यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से लेकर के 1763 के बीच हुआ, और ये युद्ध हुआ था फ्रांस और ब्रिटेन में। फ्रांस और ब्रिटेन में याद करिए, हमने आपको बताया कि फ्रांस और ब्रिटेन हमेशा 1 और 2 नंबर की शक्तियां थीं, और उस समय फ्रांस लीडिंग शक्ति थी, राइट। और ये जब कनाडा में फ्रांसीसियों का प्रभाव था, यूएसए में ब्रिटेन का था, तो हमेशा इस बात का डर लगा रहता था कि अगर ब्रिटेन क्या कहते हैं कि फ्रांस और ब्रिटेन जो है, फ्रांस का हस्तक्षेप हो जाएगा अगर ब्रिटेन अमेरिका से हटेगा तो, राइट। एक बार फिर से सुनिए इस बात को कि अमेरिका वासियों को लगता था, या एक डर दिखाया जाता था जो सरकार समर्थक थे, कि देखिए यहाँ पे धुर विरोधी फ्रांसीसी कनाडा में है, और अगर किसी भी वजह से अमेरिका से ब्रिटिशर्स निकल जाएंगे तो फ्रांस वालों का कब्जा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है वो अब कम से कम अपने राष्ट्र से तो खराब होगा ही होगा, है ना। इसलिए वो दबे रहते थे। लेकिन जब सप्तवर्षीय युद्ध हुआ तो फ्रांस ने कनाडा से क्या कर लिया, सैनिक बुला लिए। और जब सैनिक बुला लिए तब तो अमेरिका वासियों का
डर भी खत्म हो गया और अब तो एकदम से तैयार हो गए कि बहुत अच्छी बात है। यानी सप्तवर्षीय युद्ध का भी मनोवैज्ञानिक इम्पैक्ट ये पड़ा कि अब क्रांति की मनोदशा या क्रांति की स्थितियां जो हैं वो क्या कहते हैं कि बनने लगी। राइट। अब आपको एक बात बताता हूं कि इसी समय 1600 मतलब क्या कहते हैं कि आगे चल कर के जब ग्रेनविले की सरकार बनी ब्रिटेन में, ये कंडीशन आपने अमेरिकी कॉन्टिनेंट का देख लिया। ब्रिटेन में क्या हुआ कि ग्रेनविले ने ये हिसाब लगाया। ग्रेनविले का कहना था, उन्होंने एक विभाग बनाया, स्टेट फॉर द साउदर्न डिपार्टमेंट। क्रांति में ग्रेनविले की भूमिका की बात कर रहे हैं कि ग्रेनविले की नीतियां क्या, ग्रेनविले नॉर्थ, इनकी नीतियां कैसे, ग्रेनविले एवं नॉर्थ की नीतियां आपको देखेंगे कि कैसे उपर्युक्त परिस्थिति में अमेरिकी क्रांति को इन्होंने, इनकी नीतियां कैसे रिस्पॉन्सिबल थी। वास्तव में ग्रेनविले के समय में ये सोचा गया कि अमेरिका पर खर्च ज़्यादा हो रहा है और अमेरिकी समुदाय से या अमेरिकी उपनिवेश से हमें पैसा नहीं मिल रहा है। यानी इस डिपार्टमेंट का एक ग्रेनविले के द्वारा एक डिपार्टमेंट ही अलग बनाया गया ब्रिटिश में, वो ये था स्टेट फॉर द साउदर्न डिपार्टमेंट। स्टेट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट रहता है, लेकिन डिपार्टमेंट का नाम हो गया स्टेट ऑफ द साउदर्न डिपार्टमेंट। और इस डिपार्टमेंट का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था उपनिवेशों पर नियंत्रण बढ़ाना और एवं उपनिवेशों से राजस्व प्राप्त करना, रेवेन्यू। अब जरा आप सोच लीजिए कि ग्रेनविले की इस नीति का विरोध अमेरिका के द्वारा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वास्तव में अमेरिका इस मनह स्थिति में पहुंच चुका था कि वो क्या करे कि अमेरिकी या उपनिवेशों के नियंत्रण को क्या करे, स्वीकार ना करे, क्योंकि उसकी मनोदशा बन गई थी कि वाणिज्यिक हित के अगेंस्ट था। इसमें जो ग्रेनविले का एक्ट आया, वो एक एक्ट आया नेविगेशन एक्ट। कई सारे एक्ट हैं, उनकी हम लोग चर्चा थोड़ी सी संक्षेप में कर दें। नेविगेशन एक्ट ये कहता था कि अगर अमेरिका का कोई जहाज है और वो व्यापार करने जाता है तो उसे क्या कहते हैं कि उसे इंग्लैंड के तटों से ही उठ करके जाना चाहिए, तो वहाँ पे उसे टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद इंडस्ट्रियल एक्ट आया। इंडस्ट्रियल एक्ट का मतलब ये हो गया कि अमेरिका को किन उद्योगों का विकास करना है, उसके लिए जो गाइडलाइन होगी वो ब्रिटिश संसद के द्वारा जारी की जाएगी। क्लियर। इसके अलावा ग्रेनविले ने 4 एक्ट और लाए जो कि विवाद का तुरंत कारण बने। पहला ये बना शुगर एक्ट। वो इंडस्ट्रियल एक्ट का ही एक पार्ट था, क्या कह सकते हैं आप, उसी से मिलता जुलता था। शुगर जो एक्ट था, इसके माध्यम से अल्कोहल के उत्पादन को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। अल्कोहल के उत्पादन को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। और आप जानते हैं यूरोप में अल्कोहल की डिमांड थी, अमेरिका में अल्कोहल की डिमांड थी। खास करके जो दक्षिणी पश्चिमी वाला पोर्ट था, कैलिफोर्निया घाटी वाला जो सेक्शन, जहाँ अंगूर की खेती होती है, सिट्रस फलों की खेती होती है, भूमध्य सागरीय जलवायु है वहाँ पे,
तो वहाँ अल्कोहल की इंडस्ट्री थी और अल्कोहल इंडस्ट्री को शुगर एक्ट के द्वारा क्या किया गया, रोकने का प्रयास किया गया। दूसरा एक्ट लाया गया करेंसी एक्ट। ये सारे एक्ट आप लिखिएगा, भूल ना जाइएगा, क्योंकि इसी से एथेंटिसिटी बनेगी। और जो करेंसी एक्ट थी, इसके माध्यम से क्या कहा गया, इसके माध्यम से कहा गया कि जो मुद्रा है, यानी ब्रिटिश मुद्रा का प्रयोग हो, ये करेंसी एक्ट के माध्यम से कहा गया। तीसरी बात कही गई, शुगर एक्ट, करेंसी एक्ट और क्वार्टरिंग एक्ट। अच्छा, आप लोग हिंदी अंग्रेजी मिक्स ना करिएगा, आप लोग लिखिएगा शुगर एक्ट, है ना, करेंसी एक्ट, और ये हो गया क्वार्टरिंग एक्ट। क्वार्टरिंग जो एक्ट था वो था कि जो उपनिवेशों में सेनाएं होंगी, उपनिवेशों की सेनाओं का रख रखाव, सेनाओं का जो रख रखाव है वो कौन करेगा, रख रखाव का व्यय वहीं से वसूला जाएगा। हुआ बवाल, जिसे हम लोग भारतीय इतिहास में होम चार्जेस कहते हैं, गृह प्रभार। आप बताइए, उपनिवेश आपका, मलाई आप लेंगे और हम पैसा क्यों देंगे? तो ये भी एक बहुत बड़ा था। और लास्ट में स्टैम्प एक्ट। स्टैम्प एक्ट क्या कहता था कि ब्रिटिश स्टैम्प पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सारे देखिए वाणिज्यिक हित और सैद्धांतिक हित जुड़े हुए हैं। यानी अमेरिका में कोई शॉप खोलनी है, अमेरिका में कोई परिस्थिति करनी है, तो निश्चित रूप से आपको ब्रिटिश स्टैम्प पे ये बातें होंगी, लिखवाना होगा। और इन सब का विरोध हुआ, लेकिन स्टैम्प एक्ट का विरोध अमेरिका में बहुत ज़्यादा हुआ। और लास्ट में स्थिति ये हो गई कि 1765 ईस्वी में, 1765 में एक स्टैम्प कांग्रेस बुलाई गई। और कांग्रेस वर्ड हमने बोला है कि अमेरिकन पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। स्टैम्प कांग्रेस में स्टैम्प का विरोध किया गया और इतना ज़्यादा विरोध हो गया कि उस समय जो सरकार थी ग्रैनविले की, उसने स्टैम्प वापस ले लिया। अंततः ग्रैनविले के द्वारा, अब तो और अच्छी बात मिल गई, ग्रैनविले के द्वारा स्टैम्प एक्ट वापस ले लिया गया। स्टैम्प एक्ट वापस ले लिया गया, लेकिन इस बात को कहा गया है ना कि टैक्स लगाने का जो अधिकार है वो हमारा ही रहेगा। अनफॉर्चुनेटली आपको बताऊं कि ग्रैनविले की जो सरकार थी, ग्रैनविले की सरकार गिर गई। और ग्रैनविले की सरकार के बाद क्या हुआ, बकिंघम की सरकार बनी। और बकिंघम की सरकार ने ये कहा कि वास्तव में स्टैम्प एक्ट भले ही वापस ले लिया गया है, ये बड़ा मुद्दा बना। बकिंघम ने ये कहा कि स्टैम्प टैक्स भले ही वापस लिया गया, टैक्स भले ही वापस ले लिया गया, परंतु भारतीयों पर, भारतीय कह रहे हैं, अमेरिकियों पर
टैक्स लगाने का अधिकार, करारोपण का जो अधिकार होगा, ब्रिटेन का होगा। और अमेरिका वासी इसे स्पष्ट कहते थे कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। राइट, बात को समझ रहे हैं। बकिंघम की सरकार के बाद नॉर्थ की सरकार बनी, नॉर्थ की सरकार। और नॉर्थ की सरकार बहुत ही पॉलिटिक्स के लिए नॉर्थ के दिमाग में आया कि अमेरिकी कह रहे हैं नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको कर लगाया जा रहा है, तो उनको लग रहा है कि उनके आर्थिक हितों का नुकसान होगा। नॉर्थ ने एक ऐसी चाल चली कि सैद्धांतिक रूप से उन्हें मनवा लिया जाए, सैद्धांतिक रूप से मनवा लिया जाए कि टैक्स लगाने का अधिकार क्या है, ब्रिटेन पे है, और आगे चल करके फिर उपनिवेश देखा जाएगा, स्थापित किया जाएगा। तो उसने एक लॉलीपॉप फेंका और नॉर्थ सरकार की चाय पॉलिसी, इसे चाय नीति, टी पॉलिसी कहा जाता है, टी पॉलिसी ऑफ नॉर्थ। इसने क्या किया कि चाय पे लगने वाले कर हटा लिए, चाय पर लगने वाले सारे कर हटा लिए, सारे कर हटा लिए। और जब सारे कर हटा लिए तो चाय सस्ती हो गई। हमारे यहाँ होता तो लोग कहते बहुत बढ़िया, अब क्रांति को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, चाय सस्ती तो हो गई। लेकिन अमेरिकन जो हैं वो क्या हो गए कि चिढ़ गए, और 16 दिसंबर 1773 को क्या हुआ कि बोस्टन में अमेरिकन इसलिए चिढ़ गए कि अभी तक कर लगाया जाता था और ये कहा जाता था कि कर लगाने का अधिकार ब्रिटेन को है। ये कहते थे कि ब्रिटेन को कर लगाने का अधिकार नहीं होगा। और अब ये क्या चाह रहे हैं, अब ये साबित करना चाहते हैं कि नहीं, हम कर कम कर करके एक तरह से प्लीज करना चाहते हैं। तो इन्होंने जबरदस्त टी पॉलिसी का विरोध किया और 16 दिसंबर 1773 पे 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन बंदरगाह पे बोस्टन के बंदरगाह पर क्या किया गया कि चाय के पैकेटों को समुद्र में डाल दिया गया। और यही घटना जो है क्या कहलाती है, बोस्टन टी पार्टी कहलाती है। और यहीं से अमेरिकन क्रांति की शुरुआत मानी जाती है, बोस्टन वाली घटना से। इसके बाद ब्रिटेन ने प्रतिबंध लगाने शुरू किए। वर्जीनिया के सुझाव पर एक फिलाडेल्फिया में सम्मेलन बुलाया गया और जॉर्जिया को छोड़ करके लगभग सारे राज्यों के प्रतिनिधित्व वहां पर पहुंचे और एक घोषणा पत्र तैयार किया गया कि हम 1765 के बाद सारे कानूनों को क्या करते हैं, कानूनों को समाप्त करने की बात कही गई और ब्रिटिश के खिलाफ एक संघर्ष स्थापित हो गई। राइट, 1775 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन फिर से बुलाया गया और इसमें क्या हुआ कि जॉर्ज वाशिंगटन को राष्ट्रपति बनाया गया और इस प्रकार अमेरिका में एक क्रांति की स्थापना हुई। जाहिर सी बात है, इस अमेरिकी क्रांति को सबसे पहले मान्यता प्रदान किया किसने? फ्रांस ने किया, क्योंकि ब्रिटेन का वो पक्का शत्रु था। और तभी से उसके बाद स्पेन ने दिया, फिर अन्य लोगों ने दिया और फिर आप लोगों ने देखा, आप देखेंगे कि आने वाले समय में अमेरिका जो है वो एक सशक्त राष्ट्र के रूप में क्या होगा, विकसित होगा। इस प्रकार अमेरिकी जो क्रांति है वो अमेरिकी क्रांति संपन्न हुई। इस प्रकार आपने देखा कि अमेरिकी क्रांति कैसे संपन्न हुई। अब हम लोग बात करेंगे अमेरिकी क्रांति के स्वरूप के संदर्भ में, है ना। विभिन्न मत हैं, एक एक मत से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं अमेरिकी क्रांति का स्वरूप।
कई मुद्दे इसके साथ जुड़ेंगे, एक एक मुद्दे को हम लोग डील करते हैं। यहाँ हम लोग चर्चा करें कि अमेरिकी क्रांति का स्वरूप। हम लोग आज अमेरिकन क्रांति पे देखते हैं और फिर नेक्स्ट जो क्लास होगी हम लोग देखेंगे संविधान और गृह युद्ध पर। 2 क्लास तो बनती ही बनती है, वो भी लंबी क्लास रहेगी। तो अमेरिकी क्रांति का जो स्वरूप पे पहला जो मुद्दा उठता है वो ये मुद्दा उठता है कि क्या अमेरिकी क्रांति जो थी वो क्रांति थी? क्या अमेरिकी क्रांति थी? क्रांति थी। आप कहेंगे कि ये सवाल क्यों है सर? इसलिए सवाल इसलिए है क्योंकि क्रांति जो है वो क्या होता है कि आप देखें तो तत्कालीन समय के समाज की बहुत सारी समस्याओं का समाधान होती है, या जो समस्याएं रहती हैं, जो चुनौतियां रहती हैं, उसका वो समाधान करता है। और ख़ास करके क्रांति जो है क्या कहते हैं कि जो सामाजिक सरोकार होता है उसका, उन सामाजिक सरोकारों में आमूल चूल परिवर्तन करती है। ये मुद्दा तब आप और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे जब आप अमेरिकी क्रांति को फ्रांसीसी और रूसी क्रांति की तुलना में कंपैरिजन में देखेंगे। और जब हम उन क्रांतियों के कंपैरिजन में देखते हैं तो कई बार ये सवाल उठता है कि क्या अमेरिकी क्रांति थी भी या नहीं है, राइट। तो हम इसको भी 2 सेगमेंट में बांट कर देखेंगे कि जो लोग अमेरिकी क्रांति को क्रांति नहीं मानते थे उनका क्या तर्क है, और फिर वास्तव में हम जब अमेरिकी क्रांति कह रहे हैं तो अमेरिकी क्रांति तो थे ही, तो किन किन आधारों पर हम अमेरिकी क्रांति को मान सकते हैं। वास्तव में जिन लोगों ने अमेरिकी क्रांति को क्रांति नहीं माना बल्कि एक स्वतंत्रता संग्राम माना, उनके क्या तर्क थे, आइए देखते हैं कि अमेरिकी क्रांति नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्रांति नहीं थी क्योंकि कई ज्वलंत प्रश्नों का जवाब नहीं था। कई ज्वलंत प्रश्नों का जवाब नहीं था। जैसे जो मूल निवासी थे रेड इंडियंस, मूल निवासी की समस्या का समाधान नहीं था। दास्ता पर क्या व्यवस्था होगी, दास्ता की जो समस्या थी उन पर भी कोई चर्चा नहीं किया गया था, राइट। और अगर अमेरिकी समाज को क्रांति के पहले और क्रांति के बाद देखें तो कम से कम आप ये कह सकते हैं कि अमेरिकन समाज की ढांचा में, अमेरिकन सामाजिक ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं था। जैसा पहले था वैसा ही, कोई परिवर्तन नहीं था। और इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि अमेरिकी क्रांति नहीं थी। और इसमें एक और पॉइंट देखा जाए तो आप ये भी कह सकते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन और रशियन रिवॉल्यूशन की तुलना में यह सामाजिक सरोकारों से, हालांकि इसको अलग से डिस्कस किया जाएगा, सरोकारों से कम संबंधित थी। ये तो उनके विचार हैं जो कि अमेरिकी क्रांति को क्रांति नहीं मानते। फिर भी
इन सारे तर्कों के बावजूद हम ये कह सकते हैं, इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि अमेरिकी क्रांति क्रांति नहीं थी, है ना। किंतु उपर्युक्त के बावजूद और आपको देखिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जो बोर्ड वर्क ही मैंने इतना पर्याप्त कर दिया है कि आप इसे पढ़ें। बाकी एनसीईआरटी को भी अगर आप पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें अप टू डेटेड रहेंगी। किंतु उपर्युक्त के बावजूद यह नहीं कहा जा सकता कि अमेरिकी क्रांति क्रांति नहीं थी। ये लिखने का एक तरीका है, क्रांति नहीं थी। आगे एक्सप्लेन करेंगे इसको, क्रांति नहीं थी। वास्तव में अमेरिकी क्रांति थी। इसके फेवर की अगर हम बात करें तो पहली बार ऐसा हुआ कि प्रबोधन के विचारों को लागू किया गया। तो जाहिर सी बात है यह एक बहुत बड़ी घटना थी, आसान नहीं था, किया गया। पहली बार राजतंत्र का विकल्प देखा गया। राजतंत्र का विकल्प, क्योंकि अन्य जगह अभी सुधार थे, लेकिन अब यहाँ एकदम क्रांति हो गई। यहाँ राजा का कहीं कोई मतलब नहीं था। लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना हुई। और आप ये कह सकते हैं कि प्रथम लिखित संविधान, ये ऐसी बातें थीं जिसे अमेरिका को क्रांति कहा गया। प्रथम लिखित संविधान बनाया गया। स्वतंत्रता, समानता, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, मूल अधिकार, मानवाधिकार, ये ऐसे तत्व थे जो कि अमेरिकी क्रांति के बाद दिखाई दिए गए। इसलिए हम लोग अमेरिकी क्रांति को, ऐसा नहीं है कि हम अमेरिकी क्रांति को क्रांति नहीं मानते। हाँ, ये ज़रूर है, जब आप कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन में आपको ये दिख जाता है कि फ्रांसीसी और रूसी क्रांति की तुलना में इसका इम्पैक्ट ज़्यादा था। और वो बात तब आप समझ पाएंगे जब आपको इसके बाद हम फ्रांसीसी क्रांति बताएंगे, तो देखेंगे कि उनकी तुलना में आपको कम दिखाई देगा। राइट। तो अगर ये मुद्दा आता है कि अमेरिकी क्रांति क्रांति थी या अमेरिकी क्रांति क्रांति नहीं थी, तो इन्हीं सारे मुद्दों को उठा करके उन प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। स्वरूप का दूसरा सेक्शन ये आता है कि क्या अमेरिकी क्रांति स्वतंत्रता संविधान, तो क्या अमेरिकी क्रांति स्वतंत्रता संग्राम थी? क्या अमेरिकी क्रांति स्वतंत्रता संग्राम थी? तो निश्चित रूप से इसमें अगर इसको डील करना हो तो हम क्या लिखेंगे कि वास्तव में इस तथ्य को स्वीकार करना कठिन नहीं है कि अमेरिकी क्रांति स्वतंत्रता संग्राम थी। निश्चित रूप से अमेरिकी क्रांति को हम स्वतंत्रता संग्राम के समकक्ष मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि अमेरिकन रिवॉल्यूशन ने ही अंततः यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को जन्म दिया। राइट। और अगर हम सूक्ष्मता से देखा जाए तो क्या कहते हैं कि अमेरिका, जो अमेरिकन क्रांति थी, अमेरिकन क्रांति के पृष्ठभूमि में 3 कारक स्पेशली थे। एक तो प्रबोधन के विचार थे, आपने कारण में आपने देखा ही, प्रबोधन के विचार थे। दूसरा जो था वाणिज्यवादी विचारधारा थी, इसी का टकराव ही था, वाणिज्य के हितों का टकराव या वाणिज्यवादी विचारधारा थी।
और तीसरा जो था वो क्या था कि राष्ट्रीय राज्य का उदय। राष्ट्रीय राज्य का उदय का मतलब ये कि जब लोग ये सोचते हैं कि हमारा एक राष्ट्र होना चाहिए, राष्ट्रीय राज्यों पर भी हम लोग चर्चा अलग से करेंगे। ये तीन विचार अमेरिकी क्रांति को प्रभावित कर रहे थे। आप देखें, जो पहला विचार था, जो प्रबोधन का विचार था, प्रबोधन के विचार अमेरिकन रिवॉल्यूशन से प्रेरित थे, या अमेरिका रिवॉल्यूशन, अमेरिकी क्रांति को बता रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, यानी शुरुआत तो क्रांति के लक्ष्यों को लेकर के हुई, लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़े वो वाणिज्यवादी विचारधारा और राष्ट्रीय राज्य जो है वो क्या हो गया, हावी होता चला गया। जो वाणिज्यवादी विचारधारा है और राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा है, ये दोनों अवधारणाएं हावी होती चली गई। और इस प्रकार अमेरिकी जो क्रांति थी वो स्वतंत्रता संग्राम में बदलती चली गई। यानी हम इस बात को मानते हैं कि अमेरिकी क्रांति जो थी वो क्रांति तो थी ही, लेकिन उसमें स्वतंत्रता संग्राम का जो पुट था वो ज़्यादा था। क्लियर हो गई बात? श्योर? आगे देखते हैं। यानी इसका कॉन्सेप्ट आपको यही दिमाग में रखना है कि अमेरिकी क्रांति को हम स्वतंत्रता संग्राम एक हद तक कह सकते हैं, क्योंकि इसने एक स्वतंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका को के उदय को संभव बनाया। और यदि हम सूक्ष्मता से देखें तो अमेरिकी क्रांति को प्रभावित करने वाले ये तीन कारक थे। एक प्रबोधन का विचार था, एक वाणिज्यवादी विचारधारा थी, एक राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा थी। इसमें से पहली अवधारणा क्रांति के अनुरूप थी, और दूसरी और तीसरी जो अवधारणा थी वो क्या थी, स्पेशली स्वतंत्रता संग्राम को संभव बना रही थी। और इसलिए जैसे जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ा, प्रबोधन के विचारों पर हावी हो गए वाणिज्यवादी और राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा, और अमेरिकी जो क्रांति थी वो स्वतंत्रता संग्राम में बदलती चली गई। राइट? अब आइए एक सेगमेंट इसी का देखते हैं स्वरूप में ही कि क्या अमेरिकी क्रांति एक मध्यवर्गीय क्रांति थी? क्या अमेरिकी क्रांति मध्यवर्गीय क्रांति थी? आप देखेंगे, एक आपको फार्मूला बता दें, कोई भी क्रांति होती है तो उसका जो प्रारंभिक स्वरूप होता है वो मध्यवर्गीय ही होता है। अमेरिकी क्रांति मध्यवर्गीय क्रांति थी। तो इसका भी प्रश्न का उत्तर जो है वो सकारात्मक ही देना है कि वास्तव में अमेरिकी जो क्रांति थी वो क्या थी, मध्यवर्गीय क्रांति ज़्यादा दिखती है। देखिए, कई दृष्टि से अगर आप देखें, अगर आप पार्टिसिपेंट भागीदार की दृष्टि से देखें तो भागीदार की दृष्टि से क्या थे, बुद्धिजीवी, पत्रकार, बुद्धिजीवी थे, पत्रकार थे, विचारक थे। ये निश्चित रूप से जो अमेरिकन कांग्रेस का पार्ट है कि ग्रुप ऑफ एलीट क्लास वर्किंग फॉर द सोसाइटी फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ये वो लोग थे। तो अगर इनकी सामाजिक संरचना की अगर आप बात देखें, उद्योगपति को भी आप लिखेंगे उद्योगपति, कि ये लोग क्रांति चाहते थे, लेकिन जाहिर सी बात है इन्होंने अपने हितों को प्राथमिकता ध्यान दिया, क्योंकि उसी समाज में रेड इंडियंस थे, दास थे, छोटे किसान थे, उनके हितों का ध्यान नहीं दिया गया। तो ये मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और जाहिर सी बात है इनकी जो वर्गीय संरचना थी, बेयर्ड ने बहुत अच्छा काम किया इस पे, संविधान वाले सेक्शन पे हम लोग देखेंगे। लेकिन अमेरिकी जो क्रांति क्या कहते हैं कि जो सामाजिक संरचना की दृष्टि से अगर आप देखें तो यह क्रांति आपको मध्यवर्गीय क्रांति दिखाई देती है। अब रही बात ये कि जो इनकी मांगे थी, जो डिमांड थी, मांगे देख लीजिए। मांगे क्या थी? स्वतंत्रता, समानता, न्याय, शक्ति का पृथक्करण। किसके लिए थी भाई? ये सारी मांगे मध्यवर्गीय मांगे हैं, मिडिल क्लास की हैं।
जो निम्न वर्ग हैं वो मुद्दा जो है इसमें रहता ही नहीं है। इसमें कृषि की बात, दासों की बात, ये कहना ठीक, कृषक की, मजदूर की, दास की, ये सब बातें नहीं थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि या तो हम भागीदार की दृष्टि से देखें या उनकी मांगों की दृष्टि से देखें, तो इनके आधार पर हम ये कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि इसमें अभाव था, लैक था। लैकिंग किसकी थी? मजदूर वर्ग की लैकिंग थी। मजदूर, दास, इन लोगों की बातें आपको नहीं मिलती हैं, और इसलिए ये जो स्वरूप था वो मध्य वर्गीय हितों से प्रभावित था, या अमेरिकी क्रांति को हम कह सकते हैं कि यह मध्य वर्गीय क्रांति थी। मानवाधिकार को भी जोड़ लीजिएगा। अब एक मुद्दा आता है कि क्या यह सामाजिक सरोकारों से रहित थी? पहले वाले में हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा, क्या अमेरिकी क्रांति सामाजिक सरोकारों से रहित थी? क्या अमेरिकी क्रांति से कोई मुद्दा नहीं था जो आपने बोला से रहित थी? ये अलग से हमने इसमें थोड़ा और हाईलाइट कर दिया। पहले वाले मुद्दे में ये मुद्दा आया था कि अमेरिकी क्रांति थी ही नहीं, है ना? तो क्या ये वास्तव में एकदम सामाजिक सरोकारों से रहित थी? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं, जब इस प्रश्न को हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये कहा जाएगा कि जैसे शुरुआत हम आपको कर दे रहे हैं, दिखा दे रहे हैं कि अमेरिकी क्रांति ने मजदूर, दास वर्ग, मूल निवासी जो रेड इंडियंस थे, निवासी के संदर्भ में कोई स्पष्ट दृष्टिकोण, कोई विचार नहीं रखा। अतः ऐसे में यह कहा गया, अतः ऐसे में यह दावा किया गया कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन, आप ऐसे ना लिखिएगा यार, हम लिख दे रहे हैं, अमेरिकी क्रांति सामाजिक सरोकारों से रहित थी। परंतु यदि सूक्ष्मता से देखा जाए या सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए, तो तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। यानी ये बात अपने एक हद तक तो है ही है कि सामाजिक सरोकारों से सीमित थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि सामाजिक सरोकारों से एकदम से रहित थी। जैसे आपको बताऊं, पहली बात तो यही कहेंगे कि सर प्रबोधन के विचारकों से प्रेरित थी, प्रबोधन के विचारों को लाया गया, विचारों को लागू किया गया, ये भी सामाजिक सरोकार ही है, लागू किया गया। और पहले आप ये कह भी सकते हैं कि जो पेंसिल्वेनिया में विश्वविद्यालय खोला गया, तो आप ये कह सकते हैं कि उच्च शिक्षा पर बल दिया गया, और महिला पुरुष अधिकार, महिला और पुरुष समानता पर बल दिया गया। ये एक ऐसा मुद्दा था कि यूरोप में भी अभी महिलाओं और पुरुषों में समानता नहीं था, तो मूल्य पर बल दिया गया। तो ये ऐसे मुद्दे थे जिनके आप ये कह सकते हैं मानवाधिकार और ह्यूमन राइट्स की बात कही गई,
है ना। तो निश्चित रूप से जो सामाजिक प्रगति हुई, उस सामाजिक प्रगति को देखते हुए हम ये बात नहीं कह सकते हैं कि अमेरिकी क्रांति सामाजिक सरोकारों से रही थी। यानी ये मुद्दे ऐसे बताते हैं जो कि उसे सामाजिक सरोकारों से देखा जाता है, युक्त करता है, राइट। तो आज की क्लास का एक अगला जो टॉपिक है वो हम लोग देख लेते हैं। वो ये है अमेरिकी क्रांति के प्रभाव या परिणाम। अमेरिकी क्रांति के परिणाम बिंदुवार देख लें, एक एक बिंदु को लिखना होता है। तो आप जानते हैं कि अमेरिकी क्रांति के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिणाम होते हैं। अमेरिकी क्रांति के परिणाम EPCS। लेकिन चूँकि क्रांति के बदलाव के पश्चात सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर परिवर्तन होता है ज़्यादा, इसलिए हम राजनीति और अर्थव्यवस्था को विशेष संदर्भ में लिख सकते हैं। या सबसे पहले राजनीति, पॉलिटिकल को हम एम्फेसिस कह सकते हैं। एक तो तरीका ये हुआ कि हम EPCS देख लें। एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि क्रांति जिस राष्ट्र में हुई उसी से संबंधित रहे या उससे बाहर भी रही। तो जाहिर सी बात हम ये देखते हैं कि अमेरिकी क्रांति का जो प्रभाव दिखाई दिया वो केवल और केवल अमेरिका में नहीं बल्कि अमेरिका से बाहर भी दिखाई दिया। अमेरिकी संविधान के बाद दुनिया में कहीं भी जो संविधान बने वो अमेरिकी आदर्शों से प्रभावित थे और वो निश्चित रूप से वहाँ उनका इम्पैक्ट दिखाई देता है। दोनों तरीके हैं, आप जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं। तो हम बिंदुवार की बात करें, यानी हम ये कह सकते हैं, पहली बात तो यही लिख सकते हैं कि जो अमेरिका क्रांति का जो प्रभाव है, परिणाम है, वो अमेरिका के साथ साथ अमेरिका में ही नहीं बल्कि बाहर भी देखा गया, राइट। आइए देखते हैं कैसे कैसे हुआ। तो पहले तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका में देखोगे ही। अगर हम अमेरिका की बात करें तो आप ये कह सकते हो कि सर अमेरिका में जो पहली चीज़ दिखाई दी वो ये हुई कि स्वतंत्र USA की स्थापना हुई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की स्थापना हुई। स्वतंत्रता आप ऐसे भी कह सकते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों पे लोकतंत्र गणतंत्र की स्थापना हुई। पहला लिखित संविधान बना, ये सब आप जानते हैं, संविधान बना। कभी कभी पूछा जाता है ना कि अमेरिकी क्रांति का महत्व क्या है। भाई यही महत्व है, इन्हीं की वजह से जो विचार आए, आदर्श आए, जो प्रभावित हुए राष्ट्र, भाई उसका महत्व दिखाई देगा। लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है, कई बार बातें हो चुकी, संविधान की सर्वोच्चता है ना। मानवाधिकारों की घोषणा, ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन है ना। मूल अधिकारों की बात कही गई, बिल ऑफ राइट्स, मूल अधिकार या बिल ऑफ राइट्स की घोषणा की गई। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में ये मूल अधिकार के रूप में माने गए बिल ऑफ राइट्स की घोषणा की गई, ठीक है। और कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने लोकतांत्रिक का और गणतंत्र का जो मॉडल दिया, वो मॉडल आपको अमेरिका में स्थापित हुआ। खास करके USA की जो प्रगति हुई, USA की जो चतुर्दिक प्रगति हुई, अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज में चतुर्दिक जो प्रगति हुई, उसने क्रांति के प्रति आकर्षण को बढ़ा दिया, है ना। अब ये मुद्दा ही नहीं रहा कि अमेरिकी क्रांति होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी। अब अगर हम बात करें कि
अमेरिकी क्रांति का जो बाहर प्रभाव पड़ा यूरोप में, या बाहर प्रभाव कहाँ दिखाई दिया। ऐसे हेडिंग वेडिंग नहीं डालना है, आप तो जानते ही हो, इतने समझदार हो चुके हो, बस केवल पॉइंटाइज करने के लिए मैं कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो यूरोप में, फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति हुई 1789 में, आप जानते हैं। 1789 से 1815 देखना ही है, इसी के बाद नेक्स्ट चैप्टर ही होगा। 1789 फ्रांसीसी क्रांति देखी गई, और जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो इसका प्रभाव ब्रिटेन एवं अन्य देशों में भी, ब्रिटेन एवं अन्य देशों में, अन्य देशों में संसदीय सुधार देखे गए। ये सब आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, चार्टिस्ट मूवमेंट, संसदीय सुधार देखे गए। यानी एक दृष्टि से आप ये भी कह सकते हैं कि अमेरिकी क्रांति के बाद जो है ना, अमेरिकी क्रांति के बाद अमेरिका यूरोप से आगे निकल चुका था, राइट। जाहिर सी बात है, अगर आप तात्कालिक रूप से एक बात और भी कह सकते हैं कि अमेरिकी संविधान के आदर्श, अमेरिकी संविधान के आदर्श अन्य देशों में भी, अन्य देशों में भी फैले। वही गणतंत्र लोकतंत्र की बात है। अगर आप तत्कालीन दृष्टिकोण से अमेरिकी क्रांति का प्रभाव भारत पर अगर आप देखते हैं, तो आप जानते हैं कि भारत पर दो तरफा प्रभाव पड़ा, दो तरफा प्रभाव पड़ा। पहला तो यही हुआ कि आप जानते हैं कि 1773 के बाद ब्रिटिश नियंत्रण बढ़ गया, ब्रिटिश नियंत्रण बढ़ गया। आप जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट की शुरुआत हुई, रेगुलेटिंग एक्ट। आपसे सवाल पूछा गया कि रेगुलेटिंग एक्ट ने एक देश से नियंत्रण तो छूट गया, लेकिन दूसरे देश पर नियंत्रण बढ़ा दिया गया, वो भारत के संदर्भ में ही कहा जाता है। और दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि आगे चल कर के जो राष्ट्रीय आंदोलन है, और हम कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन ही क्यों, अगर हम बाद के संविधान पर भी देखें तो अमेरिकी क्रांति का जो आदर्श है, जो प्रभाव है, वो क्या है, वो देखा गया, राइट। इस प्रकार अमेरिकी क्रांति का जो परिणाम है या जो प्रभाव है, वो काफ़ी दीर्घकालिक रूप से दिखाई दिया। तो आज की क्लास को हम यहीं तक सीमित रखते हैं। कल की क्लास में हम लोग अमेरिकी गृह युद्ध नहीं, पहले अमेरिकी संविधान को देखेंगे, फिर गृह युद्ध को देखेंगे। गृह युद्ध और संविधान को दोनों को साथ साथ देखेंगे, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।